तो मेरे प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप यहां तक बहुत अच्छे से कवर कर लिए होंगे। सीधा अगले क्वेश्चन की तरफ चले। अब अगले क्वेश्चन जो आ रहा है मैग्नेटिज्म से आ रहा है। जहां तक आपको मैग्नेटिज्म में हमने सारे फंडे सिखा रखा था, तो एक बार उस फंडे को रिकैप कर लीजिए जो कि रीनीट सीरीज में हमने आपको ऑलरेडी करवाया हुआ था। तो आपको याद होगा, ये सबसे पहले ये फॉर्मूला आपको याद होगा कि करंट कैरिंग वायर होता है, ये एंगल अल्फा होता है, ये एंगल बीटा होता है। हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना होता है यहां पर, जो कि ए डिस्टेंस पर है। तो कैसे निकालते थे मैग्नेटिक फील्ड? म्यू नॉट टाइम्स आई अपॉन 4 पाई ए साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। ऐसे ही किसी भी आर्क के लिए, मान लीजिए करंट कैरिंग आर्क है, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होता था? म्यू नॉट आई बाय 4 पाई आर, आर मतलब इसका रेडियस, इंटू थीटा। और ऐसी कोई रिंग है और रिंग का मैग्नेटिक फील्ड निकालना है यहां से एक्सियल डिस्टेंस मतलब एक्स डिस्टेंस पर, तो म्यू नॉट टाइम्स आई गुना आर स्क्वायर बाई 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का पावर 3/2। अगर मान लीजिए इसमें n टर्म्स होते हैं तो n से गुना कर देना होता है, इतना ही काम अपने को करना होता है। ठीक है, अब सीधा इस क्वेश्चन की तरफ जाएं, उससे पहले एक चीज आपको मैं और क्लियर कर देता हूं। मेरे बच्चे, मान लीजिए आपके सामने इनफाइनाइट वायर आ जाए, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो इनफाइनाइट वायर में पहले तो ये फॉर्मूला बताओ कितना था? म्यू नॉट टाइम्स आई अपॉन 4 पाई आर इंटू साइन अल्फा, आर मतलब ए जिसको तुम लोग लिखते हो, तो ए लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। और अगर मैं आपसे कहता हूं कि मुझे इनफाइनाइट वायर चाहिए, क्या चाहिए बच्चों? इनफाइनाइट वायर। इनफाइनाइट वायर में क्या होगा? ये और ये एंड इंफिनिटी पे है, तो अल्फा का वैल्यू अगर देखोगे तो अल्फा का वैल्यू 90 डिग्री और बीटा का वैल्यू भी 90 डिग्री। अल्फा और बीटा 90 हो जाएगा बच्चों। आप क्या बोलने वाले हो कि भाई मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा म्यू नॉट टाइम्स आई अपॉन 2 पाई, बस। इनफाइनाइट वायर का यही कहानी होगा बच्चों, बिकॉज साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। तो साइन अल्फा प्लस साइन बीटा की बात कर रहे हो, तो साइन अल्फा साइन 90 और साइन बीटा साइन 90 हो जाएगा। इतना लिख देते हो, ठीक है। अब ध्यान सुनना, अगर मैं कहता हूं इनफाइनाइट वायर के एक एंड, इनफाइनाइट वायर के एक एंड, मतलब यहां पर इसमें क्या लिखोगे? अल्फा तो 0 डिग्री हो जाएगा, बेस है ना, बेस के साथ एंगल बनाया अल्फा 0, लेकिन ये जो बीटा एंगल है ना वो हो जाएगा 90 डिग्री। तो तुम क्या बोलने वाले हो? मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा? मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा कितना? म्यू नॉट टाइम्स आई बाय 4 पाई ए, ये रहा ए, और साइन 90 और साइन 0, तो साइन 90 और साइन 0, साइन 0 0, साइन 91, तो मैग्नेटिक फील्ड कितना लिखेंगे? म्यू नॉट टाइम्स आई अपॉन 4 पाई ए। ये इनफाइनाइट वायर के एक एंड की कहानी है। लेकिन एक चीज आपको मैं और आपको समझाना बहुत जरूरी है कि मैग्नेटिक फील्ड की दिशा बताता है आइडियल क्रॉस आर। याद आया ना, आपको बताया था मैंने, ये मैग्नेटिक फील्ड की दिशा को रिप्रेजेंट करता है। अगर आइडियल क्रॉस आर 0 हो जाए तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। आइडियल कैसे निकालते हैं? करंट एलिमेंट के लिए करंट पे हाथ रखते हैं और आर की तरफ मोड़ देते हैं। तो चलो सीधा क्वेश्चन की तरफ आ जाओ। आपके सामने मेरे प्यारे बच्चे एक क्वेश्चन आया, बड़े सुंदर से क्वेश्चन है। आपको दिया हुआ एक इनफाइनाइट वायर है, एक इनफाइनाइट वायर इधर भी है। अब मुझे बोला क्या जा रहा है, पहले इस पे आ जाओ। कह रहा है इस पॉइंट पर बताओ मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा जो कि यहां से a/2 डिस्टेंस पर है और यहां से भी a/2 डिस्टेंस पर है। क्यों घबरा रहे हो? आप एक काम करो, इसको 4 पार्ट में बांट लो। यहां से यहां को B1 बोलो, इस पार्ट का मैग्नेटिक फील्ड B2 बोल दो, इस पार्ट का मैग्नेटिक फील्ड B3 बोल दो, और इस पार्ट का मैग्नेटिक फील्ड B4 बोल दो। याद रहे मैग्नेटिक फील्ड अपने को O पॉइंट पर निकालना है। तो भाई हम आराम आराम से करते हैं। B1 का वैल्यू आराम से निकालेंगे, B2 का वैल्यू आराम से निकालेंगे, B3 का वैल्यू आराम से निकालेंगे और B4 का वैल्यू भी आराम से निकालेंगे। तो चलिए, तो सबसे पहले B1 निकालते हैं। निकालना कहां है भाई? मुझे एग्जैक्टली इस पॉइंट पे निकालना था। अब B1 निकालने के लिए हम I पे हाथ रखेंगे, तो मतलब I पे रखने का मतलब आइडियल, और इसी लाइन पे R है, देख रहे हो, इसी लाइन पे है। ये तो क्रॉस प्रोडक्ट ही नहीं हो सकता ना, बिकॉज दोनों के बीच में एंगल 0 डिग्री हो जाएगा। आइडियल क्रॉस R हो नहीं सकता। इसका मतलब B1 की वजह से मैग्नेटिक फील्ड 0 हो जाएगा। ऐसे मेरे बच्चे B3 की वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड 0 हो जाएगा, क्योंकि उसी लाइन पे बात हो रही है, तो बात ही खत्म है।
फिर हम इस पे बात कर लेते हैं बच्चों, तो B2 का और B4 का डायरेक्शन बाद में निकालेंगे, पहले B3 और B2 और B4 निकाल लीजिए। चलिए B2 निकाल लीजिए। तो ये इनफाइनाइट वायर का एक एंड है, क्या सिखाया था, मे नॉट टाइम्स I अपॉन 4 पाई आर, आर के बदले में क्या लिखेंगे A/2, बस यही तो है ना, आप देख सकते हो। अब देखो, अब ध्यान से देखो, यही तो है ना, मे नॉट टाइम्स I अपॉन 4 पाई A। तो मेरे प्यारे बच्चे सब, तो ये क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4, तो मे नॉट टाइम्स I अपॉन 2 पाई A। डायरेक्शन बाद में निकालेंगे, इसका भी सेम कहानी B4 का भी, तो B4 का भी सेम यही कहानी, तो 2 पाई A। अब चलो डायरेक्शन निकालते हैं। डायरेक्शन कैसे निकालते हैं मैग्नेटिक फील्ड का, आइडियल क्रॉस आर, ये रहा करंट, आइडियल, आइडियल पे हाथ रखो और आर की तरफ मोल दो, आर तो इधर है ना, यहां निकालना है, आइडियल क्रॉस आर बाहर की तरफ, इधर है ना। अच्छा, इसका मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ हो गया, ऐसे इसका देखो, आइडियल पे हाथ रखिए और आर की तरफ मोड़िए, आर तो इधर है ना, आइडियल क्रॉस आर, इसका भी इधर है, मतलब दोनों मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन सेम है। दोनों का सेम होने का मतलब दोनों ऐड होने वाले हैं। तो बताइए बी नेट क्या लिखेंगे, ये 2 बार है ना बच्चों, तो क्या लिख देंगे आप, तो आप कहेंगे मे नॉट टाइम्स I अपॉन पाई A ओनली, 2 बार है ना, तो पाई A ओनली। उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे यहां तक। चलिए रुकिए मत, आगे बढ़ते जाइए फटाफट, अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए। अगले क्वेश्चन भी अच्छा है, आपको याद करवा दूं, अभी मैंने आपको एक छोटा सा केस बताया था आर्क का। आपको याद है आर्क में क्या बताया था मैंने, कि कोई भी आर्क होता है ना, इसको भी थोड़ा एनालाइज करिए। कोई भी आर्क होता है ना बच्चों, और ये एंगल थीटा होता है ना, तो हम कैसे निकालते हैं, आपको याद है मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालते थे, मे नॉट I बाय 4 पाई आर गुना थीटा, यही तो निकालते थे, चेक कर लो, यही देख लिखवाया था ना, यहां पर देखो, ये देखो, मे नॉट I अपॉन 4 पाई आर गुना थीटा, बोला था मैंने। अच्छा चलो अब आराम आराम से करते हैं इसको। तो मान लीजिए अगर मैं आपसे बोलता हूं कि ये फुल सर्कल है, ध्यान सुनिएगा, ये क्या है, फुल सर्कल है। तो फुल सर्कल अगर होता तो थीटा का वैल्यू कितना लिखते, 2 पाई। अगर थीटा का वैल्यू 2 पाई हो जाता, मतलब पूरा 2 पाई हो जाता, तो इसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा इस केस में, तो क्या जवाब देंगे आप, आपका जवाब बहुत ही स्पष्ट है कि सर जी मे नॉट टाइम्स I अपॉन 4 पाई आर गुना 2 पाई, पाई से पाई गया 2 दूनी 4, तो मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा मे नॉट टाइम्स I अपॉन 2 आर। बस ऐसे ही अगर ये आर्क अगर क्वार्टर होता तो थीटा पुट करिए, निकालते चले जाइए। अब आइए सीधा इस क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अभी क्वेश्चन में क्या है, अगर आप ध्यान से देखो ए पार्ट को, पहले मैं ए पार्ट को स्टडी करता हूं। तो ए पार्ट में एक इनफाइनाइट रिंग है और एक इनफाइनाइट वायर है और एक रिंग है, ठीक है। तो मैं इसको भी 2 पार्ट्स में क्यों ना डिवाइड कर दूं बच्चों, इसको अगर 2 पार्ट्स में डिवाइड करता हूं तो मैं इसकी वजह से बोलता हूं इस पॉइंट का मैग्नेटिक फील्ड B1 है। और याद रखना इसके ओरिजिनल फोटो चेंज था, तो मैं इसके बदले में जो रियल फोटो क्वेश्चन था वो मैंने यहाँ पर स्क्रीनशॉट के रूप में मैंने रख दिया है। तो थोड़ा ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ मैंने रियल डायग्राम को बदल दिया है, क्योंकि वो उसमें एरर थे। और ये B2 था, इसकी वजह से B2 इस जगह का। तो एक तो फुल रिंग है और एक नॉर्मल ऐसे इनफाइनाइट वायर है। तो इनफाइनाइट वायर के से R डिस्टेंस पर तो मैंने क्या सिखाया था, तो पहले B1 निकालो, तो B1 क्या लिखोगे, मे नॉट टाइम्स I अपॉन 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 क्या लिखोगे, 4 पाई A गुना साइन 90 साइन 91, तो 2, तो 2 पाई A, और A का वैल्यू कितना है यहाँ पर R, बस 2 पाई R, ये B1 हो गया। ऐसे मुझे B2 बताओ, B2 में क्या है बच्चों, ये तो फुल रिंग है, तो फुल रिंग के सेंटर पे बात हो रही है, अभी दिखवाया था ना फुल रिंग के सेंटर पे कितना होता था, याद करो, अभी लिखवाया था ना, मे नॉट टाइम्स I अपॉन 2R, इसका भी लिख देंगे मे नॉट टाइम्स I अपॉन 2R। अब देखो डायरेक्शन भी देखना जरूरी है, हम क्या देख रहे हैं, हमें निकालना तो इस पॉइंट पे है, आइडियल पे हाथ रखो और आर की तरफ मोड़ो, तो आइडियल क्रॉस आर इस तरफ, पॉजिटिव एक्सिस है ना, पॉजिटिव जेड एक्सिस है ना। अब देखो इसका आइडियल, आइडियल क्रॉस आर, आइडियल ये रहा आइडियल, इस पे मान लो करंट ऐसे जा रहा था, आइडियल और क्रॉस आर अंदर की तरफ, एक बाहर एक अंदर, तो मान लो ये बाहर है और ये अंदर है। चलो अब इसका नेट कैसे निकालोगे, तो बी नेट लिख दोगे तुम मे नॉट टाइम्स I
अपॉन 2πr, ये तो प्लस में, और ये मेनो टाइम्स I अपॉन 2r, और ऐसे ही सॉल्व कर दीजिए। पता लग गया हम कैसे निकालते, इसमें से चेक, इसमें से मिलान तो आपको करने हैं। एक और करके दिखाता हूं मैं, ताकि आप एनालाइज कर सको, आप है ना बच्चे। अब ऐसे मैं बी पार्ट भी करके निकाल के दिखाता हूं। अब देखो ये इसको कैसे तोड़ोगे, ये 3 पार्ट्स में टूटेगा ना बच्चों। देखो यहां निकालना है, इसका नाम रखता हूं B1, इसका नाम क्या रखता हूं मैं, B1, इसका नाम रखता हूं मैं B1, इसका नाम रखता हूं B2, और इसका नाम रखता हूं मैं B3। तो फिर से देखो B1 के लिए क्या है, इनफाइनाइट वायर के एक एंड की कहानी हो रही है, तो लिख देंगे हम म्यूनो टाइम्स I अपॉन 4πr, आर क्या है, आर ही है, बस इतना ही तो है ना बच्चे। ये भी इनफाइनाइट वायर है, ये भी इनफाइनाइट वायर है, तो ओ पॉइंट इसके लिए भी वही था, तो B3 भी वही था। अच्छा डायरेक्शन तो बाद में देख लेंगे। अब B2 की बात करें, इस पार्ट की बात करें, इस पार्ट का, इस पार्ट की अगर हम बात करें तो बच्चों क्या कहोगे कि सर जी ये तो हाफ रिंग है ना, तो हाफ रिंग के लिए क्या लिखेंगे। आपका जवाब होगा सर जी हाफ रिंग के लिए आपने सिखाया था, आपने क्या सिखाया था, देखो म्यूनो टाइम्स I अपॉन 4πr गुना थीटा का वैल्यू ओनली पाई, अगर ये पाई हो जाए तो पाई पाई कट जाएगा, तो म्यूनो टाइम्स I बाय 4r। तो हाफ रिंग के लिए क्या बोलेंगे, देखो हाफ रिंग के लिए क्या बोलेंगे, म्यूनो टाइम्स I अपॉन 4r, बिकॉज थीटा का वैल्यू पाई हो जाएगा बस, तो म्यूनो टाइम्स I अपॉन 4r। अब डायरेक्शंस को देख लीजिए। अब देखिए निकालना यहां पर है, तो आइडियल क्रॉस आर बाहर की तरफ, आइडियल क्रॉस आर बाहर की तरफ, यहां देखिए आइडियल करंट ऐसे, आइडियल क्रॉस आर बाहर की तरफ, तो भाई सारे ऐड हो जाएंगे, सारे ऐड होंगे, तो सारे ऐड होंगे तो बी नेट निकाल दीजिए ऐसे ही। अब ऐसे ही इसको सॉल्व करो, इसको जैसे ही सॉल्व करते हो तो आपका आंसर आएगा सी पार्ट। याद रहेगा क्या आंसर आएगा, इसका आंसर क्या आएगा बच्चों, सी पार्ट। याद रहेगा आपको। चल अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए, फिर से देखते हैं। अब आपके सामने में बेहतरीन क्लासिकल चीजें आ रहा है, थोड़े ध्यान समझिएगा। आपको काइंडली इन्फॉर्म कर दो कि चीजें क्या होता है, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। जब भी कोई चार्ज वायर को, ध्यान सुनना, जब भी कोई चार्ज वायर को, या वायर नहीं चलिए चार्ज को ही ले लेता हूं मैं, जब भी कोई चार्ज को एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में एंट्री करवाता हूं, तो तुम तो जानते हो ना, अगर वो परपेंडिकुलर होता है ना मैग्नेटिक फील्ड के, तो वो एक सर्कल में घूम जाता है, और जिस सर्कल का रेडियस आर होता है ना बच्चों, इस रेडियस का वैल्यू क्या होता है बच्चों, mv/qb। अच्छा इसको और तरीके से लिखते थे, मोमेंटम को mv को लिख सकते थे ट्वाइस m इंटू काइनेटिक एनर्जी बाय चार्ज गुना मैग्नेटिक फील्ड। तो इस सर्कल का ये रेडियस हुआ करता था बच्चों। आइए एक दो चीजें और समझ में आना बहुत जरूरी है। मैं जानता हूं कि v बराबर आर ओमेगा, और v का वैल्यू आर, आर क्या है, mv/qb इंटू ओमेगा बच्चों। तो v से v अगर कट जाए तो ओमेगा का वैल्यू क्या बोलेंगे, qb/m। और मैं ये बात भी जानता हूं ओमेगा होता है 2π टाइम पीरियड, बराबर 4 qb/m। तो टाइम पीरियड क्या लिखेंगे बच्चों, 2πm/qb। बिल्कुल सही बात है बच्चों। अब ये बात हमें यहां तक पता है, आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं क्या कहना चाहते हैं। एक प्रोटॉन है, एक ड्यूट्रॉन है, और एक अल्फा पार्टिकल है। तो पहले तो तुम्हें एक चीज बता दूं और जानना बहुत जरूरी है, यहां लिखा है प्रोटॉन, यहां लिखा है ड्यूट्रॉन, और यहां लिखा है अल्फा पार्टिकल। तो तुम ये जान दो कि प्रोटॉन क्या है, अल्फा पार्टिकल क्या है, और ड्यूट्रॉन क्या है। तो प्रोटॉन के पास चार्ज ई होता है, मास एम होता है, ये बात तो ठीक है भाई। ड्यूट्रॉन के पास चार्ज क्या होता है, बोलो चार्ज क्या होता है, ई रहेगा, मास क्या रहेगा, 2m रहेगा। ये बात भी चलो सही है। वैसे मैंने इसका चर्चा ना कहीं आगे क्वेश्चंस में मैंने करवा रखा है, आप आगे मैं इस पे इस चीज को लिख भी दिया हूं कहीं, तो ध्यान रखना। और एक अल्फा पार्टिकल है, एक अल्फा पार्टिकल है, अल्फा पार्टिकल को कहते हैं हीलियम आयन। इसका चार्ज कितना होता है बच्चों, इसका चार्ज होता है 2e, और मास क्या होता है बच्चों, 4m। इतना बात तुम्हारे बच्चे को याद रहेगा। अब क्वेश्चन को पढ़िए क्या कह रहा है।
a proton, a deuteron, or alpha particle with same kinetic energy enter into a uniform magnetic field at right angle, मतलब तीनों सर्कल में चले जाएंगे। अब सर्कल में जाएंगे तो रेडियस का फॉर्मूला तो दे रखा है मैंने। अच्छा क्या दे रखा है बताओगे मुझे, क्या दे रखा है रेडियस का फॉर्मूला? तो तुम कहोगे सर जी आपने रेडियस का फॉर्मूला दिया है अंडर रूट में ट्वाइस एम इंटू काइनेटिक एनर्जी बाय क्यू बी। अब यहां पर देखो क्या क्या चीजें सेम है और क्या क्या चीजें अलग है। इसने कहा कि सेम काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी को अलग ही कर दीजिए, दो तो कांस्टेंट टर्म है। और क्या बोला है, मैग्नेटिक फील्ड तो वही है भाई, मैग्नेटिक फील्ड को हटा ही दीजिए। तो आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट में एम बाय क्यू। चलिए अब यहां से हम सॉल्व करते हैं, कैसे निकालेंगे बच्चों? R1, R2 और R3, R3 भी है क्या? R3। तो हम क्या बोलेंगे बच्चों? अंडर रूट में मास बाय चार्ज। तो बताओ पहले नाम किसका लिया है? प्रोटॉन का। प्रोटॉन का मास m और चार्ज कितना? E। फिर किसका नाम लिया? ड्यूट्रॉन, मास 2m और चार्ज कितना मेरे बच्चे? E। अल्फा पार्टिकल मास कितना मेरे बच्चे? 4m और चार्ज कितना मेरे बच्चे? 2e। आया समझ में? अब यही से तुम देखो, इसको तुम लिख सकते हो अंडर रूट में m बाई ई, अंडर रूट में 2, अंडर रूट में m बाई ई, और ये क्या आया? दो बाहर आएगा, दो दो कट जाएगा तो अंडर रूट में m बाई ई। अब तुम ही खुद देखो अंडर रूट में m बाई ई, तो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, तो आंसर कितना दिख रहा है? 1:√2:1। यस यस मेरे बच्चे, डी पार्ट। समझ गए ना कैसे क्वेश्चंस करने होते हैं? आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए, क्या कहना चाह रहे हैं। ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है। कह रहे एक प्रोटॉन है, देखो ध्यान से समझो, एक प्रोटॉन है, हो सकता है इस साल इस सेशन में इस क्वेश्चन को दे दे, कोई बड़ी बात नहीं। एक प्रोटॉन है, एक्सलेट कर रहा है पोटेंशियल डिफरेंस V के सहारे एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, ठीक है, और इसकी चौड़ाई d है। तो हमसे पूछ रहा है कि अगर अल्फा बी द एंगल ऑफ डेविएशन। अच्छा एंगल ऑफ डेविएशन किसको कहोगे? यहां पर तुम यहां पर देखो, ये यहां से निकल रहा है, दिस इज एंगल ऑफ डेविएशन अल्फा, है ना, एंगल ऑफ डेविएशन। तो पूछा जा रहा है कि द वैल्यू ऑफ साइन अल्फा इज, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप समझो। मैंने यहाँ डायग्राम बना रखा है, आप इसको अच्छे से समझते जाना। मान लीजिए ये अल्फा पार्टिकल, ये जो भी प्रोटॉन था ऐसे निकला था, ये v वेलोसिटी से निकला था। अगर यहां से देखो तुम, तो तुम क्या कहोगे? अंदर में तो नेगेटिव फील्ड था, तो ये सर्कल में जाएगा, तो साइन अल्फा को क्या लिखोगे? परपेंडिकुलर, ये रहा परपेंडिकुलर बाय परपेंडिकुलर, ये देखो यहां तो मान लो ये डी है ना, समझो ध्यान से, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर डी है, डी है और हाइपोटेनियस आर है। अब आर कैसे निकालोगे? आर निकालना बड़ी आसानी काम है यार, रेडियस होता है एम वी बाय क्यू बी। मैंने यहां पर पुट कर दिया एम वी बाय क्यू बी। तो क्यू देखो एम वी और क्यू बी, तो मैं यहां से लिख दिया साइन अल्फा बराबर डी बाय आर, और आर को लिख दिया एम वी बाय क्यू बी, ऊपर चला गया। अब हमें जो एम वी है ना, इसको हम चेंज कर सकते हैं ऐसे, अंडर रूट में ट्वाइस एम इंटू चार्ज गुना काइनेटिक एनर्जी या क्यू वी नॉट, एक ही बात है। अब यहां पर देखो मैं अच्छे से जानता हूं वर्क डन होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम। तो वर्क डन को हम लिखते हैं चार्ज गुना वोल्टेज, तो चार्ज गुना वोल्टेज बराबर वही काइनेटिक एनर्जी p²/2m। यहां से मोमेंटम निकाल दिया, यही मोमेंटम को यहां पर पुट किया हूं और कहीं से नहीं लाया हूं, ठीक है। अब देखो इसको सॉल्व करना था, तो तुम यहां पर समझो BD को अलग कर दो, तो Q बाय अंडर रूट में 2m क्यू वी नॉट, ये अंदर जाएगा तो Q² हो जाएगा, एक Q से Q कट जाएगा तो इतना आंसर आएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों, है कोई का? हाँ डी पार्ट। ऐसे ही आप अगले क्वेश्चन की तरफ चलो। ये बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, मैंने इस सेशन में भी इस पे क्वेश्चन देखा है, तो थोड़े ध्यान से मैं समझाऊंगा और तुम्हें ध्यान समझना होगा। ये गैल्वेनोमीटर की पूरी पटकथा सुनाता हूं। ये गैल्वेनोमीटर है, तुम जानते हो गैल्वेनोमीटर की कहानी बहुत सुंदर है। गैल्वेनोमीटर ये है गैल्वेनोमीटर, और ये होता है इसका एफएसटी, फुल स्केल डिफ्लेक्शन होता है बच्चों। तो अगर जितना करंट देता हूं उतना ही एंगल रोटेट करता है, उतना टॉर्क लगता है उतना एंगल रोटेट करता है। तो करंट को कहीं ना कहीं मतलब होता है, करंट को कहीं ना कहीं मतलब होता है थीटा से, ठीक है ना।
इसको हटाते हो तो कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करता हूं जिसका नाम रखता हूं मैं के, ठीक है ना, के गुना थीटा। और ये थीटा क्या हुआ, यही डिफ्लेक्शन वाला कहानी, ये है थीटा, है ना, कितना डिफ्लेक्शन हो रहा होगा। तो यहां पर क्वेश्चन पढ़ो क्या कह रहा है, इफ एन रिप्रेजेंट्स द एक्चुअल नंबर ऑफ डिफ्लेक्शन, जिसको हम थीटा बोलते हैं, इसको इन्होंने एन रखा, तो ठीक है, तो मैं लिख दिया कि आई जी बराबर के गुना एन, मतलब गैल्वेनोमीटर में जो करंट जा रहा होगा वो होगा के गुना एन। चलो बात खत्म, इसको छोड़ दो। कह रहा है कि कन्वर्टेड इनटू गैल्वेनोमीटर ऑफ रेसिस्टेंस जी एंड शंट रेसिस्टेंस से, अभी तो एमीटर बन गया। तो कैसे एमीटर बनता है, ये रहा गैल्वेनोमीटर, इसको शंट कर दिया तो ये बन गया एमीटर। मैं जानता हूं ये दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशंस में होते हैं, तो पैरेलल कॉम्बिनेशंस में अगर मैं आपसे पूछूं कि करंट इन द गैल्वेनोमीटर, तो करंट इन द पैरेलल ब्रांच वाला कॉन्सेप्ट लगा दिया। इसमें निकालना है तो सामने वाले को देखो, डिवाइडेड बाय इन दोनों का सम इनटू मेन करंट जो बटने के लिए आया था, बस बात खत्म है। अब देखो मैं यहां से लिख सकता हूं आई बराबर आई जी गुना एस प्लस जी बाय एस, लिख दिया आई बराबर आई जी गुना एस प्लस जी बाय एस। और आई जी के बारे में हमें पहले से बोल चुका है के गुना एन है, तो बस इसको पुट कर दिया और आंसर आ गया। इसका आंसर होगा, है कोई ऑप्शंस में, यस है ना ऑप्शंस में। तो उम्मीद करता हूं चीजें समझ में आ रहा होगा। ये कहानी मेरे प्यारे बच्चे एमीटर की कहानी है, याद रहेगा एमीटर का। थोड़ा सा एमीटर के बारे में थोड़ा और चर्चा मैं कर देता हूं ताकि तुम्हें याद रहे। देखो मेरे प्यारे बच्चे, ये एक गैल्वेनोमीटर होता है और इसमें मान लो आई करंट दूंगा ना तो ये जल जाएगा, थोड़ा ध्यान समझना, ये जल जाएगा। तो भाई मुझे इसको खराब करना नहीं है, इसीलिए मैं चाहता हूं कि भाई इसमें रीडिंग तो उतना आ नहीं पाएगा, इसलिए इसको शंट कर देता हूं। मान लो इसकी रीडिंग आई जी है, बस इसकी मैक्सिमम डिफ्लेक्शन ही वही है, मैक्सिमम औकात ही वही है, तो बाकी करंट बाईपास हो जाए। तो मुझे पता है कि इसमें बस आईजी ही मेजर कर सकता है, लेकिन मैं चाहता क्या हूं, मैं चाहता हूं कि एन टाइम्स इसकी कहानी बन जाए, एन टाइम्स बढ़ जाए। तो मैं लिख सकता हूं इसमें कि भाई इसमें हो जाएगा एन आई जी माइनस आई जी करंट इसमें जाएगा, क्योंकि दोनों पैरेलल ब्रांच में है। तो पैरेलल ब्रांच में क्या बोलोगे, आई जी गुना जी बराबर एन आई जी माइनस आई जी गुना एस आई जी उड़ाई दो ना यार, छोड़ो ना। तो क्या लिखोगे, एस का वैल्यू जी अपॉन एन माइनस वन। याद रखना इस फॉर्मूला को, बड़ी काम का फॉर्मूला है भाई। अब ये देखो, ये चीजें तुम्हें समझ में आना पड़ेगा। क्या कह रहा है, एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर है विद अ सर्कुलर क्रॉस सेक्शन, मतलब वो कहानी पिछले साल जो पूछा गया था तुम्हारे एग्जाम में, यही वाली कहानी था ना, तुम्हें याद है। इसका मैग्नेटिक फील्ड क्या होता था, इसका ग्राफ तुम्हें याद है, तुम्हें ग्राफ ही पूछा था, मैं सीधा ग्राफ से क्यों ना निकाल देता हूँ। इसका ग्राफ मेरे प्यारे बच्चे ऐसा कुछ होता था, बी और आर के बीच में ग्राफ कुछ ऐसा होता था। तो ये होता था अंदर, ये होता था अंदर, ये होता था सरफेस पे, ये होता था बाहर, या ना, याद आया आपको, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता था आर स्क्वायर के। तो भाई इसमें चलो क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, तो पूछा कहाँ गया है, आई विद द डिस्टेंस आर लेस देन आर, मतलब अंदर, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिख दोगे तो बी पार्ट इसका सीधा आंसर हो जाएगा। बच्चों सोचना क्या है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए, क्या कहना चाह रहे हैं। अब कह रहा है कि दो पैरेलल लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर है, जिसको 2r डिस्टेंस सेपरेट करके रख दिया है। रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट ए टू दैट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस एट सी। ए कहाँ है, ए यहां है, और सी कहाँ है भाई, सी यहां है। इनफाइनाइट वायर है, तो तुम्हें बताऊं इनफाइनाइट वायर का कितना होता था, म्यू टाइम्स आई अपॉन 2 पाई ए, यस यही होता था इनफाइनाइट वायर के लिए। चलो यहां पे पहले हम मैग्नेटिक फील्ड ए पे निकालते हैं। अच्छा जी, मैग्नेटिक फील्ड ए पे निकालेंगे तो पहला करंट कैरिंग वायर ये है, तो यहां के लिए ये आर डिस्टेंस है बस, तो म्यू टाइम्स आई अपॉन 2 पाई ए, बस 2 पाई आर। इसकी वजह से यहां का मैग्नेटिक फील्ड, और इसकी वजह से अगर हम बात करें, इसकी वजह से होगा म्यू नॉट टाइम्स करंट का नाम 2i डिवाइडेड बाय इसकी वजह से कितना डिस्टेंस है 2r और r 3r, 2 पाई गुना 3r। उम्मीद करता हूं समझ रहे होगे। इसके लिए सेपरेशन कितना होगा, यहां से यहां तक डिस्टेंस कितना है, 3r हो गया, 2r और r 3r। अच्छा दोनों के डायरेक्शन देख लो, आइडियल क्रॉस r, आइडियल क्रॉस r बाहर की तरफ ही है, तो दोनों ऐड हो जाएंगे, बात खत्म। ऐसे ही मुझे कहां बोला है, मैग्नेटिक फील्ड ए पर और मैग्नेटिक फील्ड सी पर, सी पे भी मैग्नेटिक फील्ड निकाल लेते हैं भाई। सी कहां है, सी कहां है,
ये रहा सी बच्चों। तो इसका भी मैग्नेटिक फील्ड यहां पर निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, इसकी वजह से हम कहेंगे म्यू टाइम्स आई अपॉन, इसकी वजह से कितना डिस्टेंस है, तुम कहोगे 2r और r 3r, तो म्यू टाइम्स आई अपॉन 2 पाई गुना 3r, बिल्कुल सही बात है जी। अच्छा, इसके लिए डायरेक्शन तो वही है, डायरेक्शन तो वही है ना, देख रहे हो तुम, डायरेक्शन तो वही है, दोनों ऐड ही होने वाला है। अब यहां का करंट का नाम तो 2i है, तो म्यू टाइम्स 2i अपॉन कितना डिस्टेंस है, बस इसके लिए सिर्फ r डिस्टेंस है, तो 2 पाई गुना r। अब हमें बोला है कि भाई इस तरीके से हमने बी ए निकाल दिया और इस तरीके से हमने बी सी निकाल दिया। अब हमें क्या बोला गया कि भाई देखो बी ए बाई बी सी का जो रेशियो है ना वो है x:4। बात समझे कि नहीं समझे, बी ए बाई बी सी का रेशियो है x:4। पहले आप बी ए निकाल लो, पहले आप बी सी निकाल लो, यहां पर पुट कर दो, बराबर x/4 रख दो और फटाफट x का वैल्यू बता दो, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो। कुछ भी नहीं था, हाँ कुछ बताओ ईमानदारी से। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चले बच्चों, ये देखो। अब ये वाला जो क्वेश्चन है ना बड़ी प्यारा, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। यहां पर एक सर्कुलर रिंग है, तुम जानते हो रिंग का कितना होता है, यहां पर तुम ये बात जानते हो μ0I/2a, तुम जानते हो, अच्छे से जानते हो, सेंटर पे इतने होते। लेकिन यहाँ दो अलग अलग डायमेंशन में, एक रिंग ऐसे है और एक रिंग ऐसा है, एक का मैग्नेटिक फील्ड इधर होगा बच्चों, तो एक का मैग्नेटिक फील्ड ऊपर होगा, तो दोनों अलग अलग दिशाएं दिख रहा है मुझे, इसीलिए मैं लिख देता हूं इसके वजह से इधर तो एक के वजह से इधर, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, दोनों का रिजल्टेंट, तो बी नेट हो जाएगा b1² प्लस b2², और दोनों b1 b2 तो सेम ही है, मैग्नीट्यूड वाइज तो सेम ही है ना, क्योंकि करंट यहां पर लिख दिया, यहां पर लिखा है कि दो इंसुलेटेड सर्कुलर लूप ए एंड बी, रेडियस ए कैरिंग अ करंट आई इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन एज शोन इन द फिगर, दोनों में करंट आई ही है। इसलिए हम सीधा सीधा क्यों नहीं बात कर लेते हैं कि जो मैग्नीट्यूड होगा यहां पर वो तो उतने ही रहेंगे दोनों के, तो भाई b1² प्लस b2² मतलब √2 टाइम्स b1, और b1 का वैल्यू है म्यू टाइम्स आई, √2 टाइम्स म्यू टाइम्स आई अपॉन 2a, तो भाई ये कट जाएगा तो √2a, तो म्यू टाइम्स आई बाय √2a, बिल्कुल सही बात है मेरे प्यारे बच्चे सब, उम्मीद करता हूं चीजें समझ रहे होगे। अब चलो, अब यहां क्वेश्चन में क्या कह रहा है, तो ये क्वेश्चन में कह रहा है कि द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ करंट कैरिंग सर्कुलर लूप इज b1, तो ठीक है, सेंटर पे कितना होता है b1, तो चलो b1 का वैल्यू ये रहा b1 का वैल्यू, बहुत अच्छी बात है। आगे क्या बोला गया, अब द मैग्नेटिक फील्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ √3 टाइम्स रेडियस ऑफ गिवन सर्कुलर लूप, मतलब जब x का वैल्यू ना मेरे प्यारे बच्चे √3r है, तो उस केस में मैग्नेटिक फील्ड कितना है, b2 है। अभी निकाल लेते हैं यार, कौन सी बड़ी बात है, म्यू टाइम्स आई अपॉन आर स्क्वायर, आई गुना r² अपॉन 2, अब x का वैल्यू √3, तो √3 का स्क्वायर मतलब 3r² प्लस r², 4r² का पावर 3/2, बिल्कुल सही बात है जी, कोई घबराने की जरूरत नहीं था। म्यू टाइम्स आई r² बाय 2, इसको लिख सकते थे 2r का पावर 2 गुना 3/2, ओ हो, बात खत्म भाई, इसको लिख सकते हैं 2r का पावर 2, 2 से 2 कट जाएगा बच्चों, तो म्यू टाइम्स आई r² बाय 2, 2 2 2 2 2 2 दूनी 4 दूनी 8 r³ लो जी, कर लो बात भैया, देखो कितना डाटा आ गया, म्यू टाइम्स आई अपॉन 16r, अब देखो वहां क्या है, म्यू टाइम्स आई अपॉन 2r, और यहां है 16r, तो आंसर इज 8:1, बिल्कुल सही बात है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। मुझे रेशियो निकालने के लिए कह रहा है b1 b2 का, इजी क्वेश्चंस हैं, तुम देख ही रहे होगे, बहुत टफ नहीं है। अच्छा एक चीज मैं तुम्हें और बताता हूं, इस वाले केस में अगर मान लो नंबर ऑफ टर्न्स ना n आ जाते हैं, अगर घुमा दिया गया n टर्न्स दे देगा तो n से गुना कर देना और कुछ नहीं करना, इसमें भी अगर नंबर ऑफ टर्न्स n हो जाते हैं तो n से गुना कर देना। ऐसा ही क्वेश्चन मैंने यहां देखा इसलिए चर्चा कर दिया। मुझे कह रहा है कि bx एंड by आर द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द टू कॉइल्स x एंड y। अब देखो यहां पर जब n टर्न्स दे रखा है तो फॉर्मूला को हम बदल दिए कि म्यू टाइम्स आई n बाई 2r, अच्छी बात है, रिस्पेक्टिवली ईच कैरिंग करंट इक्वल करंट चलो इक्वल दे दिया,
पहले वाले के पास इतने टर्न है, इतने रेडियस है, अच्छी बात भाई, और दूसरे वाले के पास इतने टर्न है और इतने रेडियस है। तो मुझसे क्या पूछ रहा है कि रेशियो ऑफ बी एक्स बाय बी वाई। तुम तो जानते हो अगर आई सेम रहे, मे नॉट सेम रहे और रेडियस भी संयोग से दोनों के सेम रहे, दो कांस्टेंट है, तो बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन, सीधा बोल दो। तो बी एक्स बाय बी वाई एन एक्स बाय एन वाई। एन एक्स बाय एन वाई क्या है? एन एक्स का वैल्यू 200, एन वाई का वैल्यू 400। ओ हो भाई 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 भाई, तो बी एक्स बाय बी वाई का वैल्यू 1:2 है। तो मैं यहां पर थोड़ी अपडेट कर देता हूं, 1:2 होगा बच्चों। बी एक्स बाय बी वाई का वैल्यू लिख देंगे 1:2। अगर मुझे बी वाई बाय बी एक्स पूछता तो शायद मैं उल्टा बोल देता 2:1, बट द आंसर इज 1:2। अब चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलो, क्या कह रहा है। एक चार्ज है क्यू इज मूविंग डीएल। चार्ज क्यू है जो मूव करता है डीएल डिस्टेंस इन द मैग्नेटिक फील्ड बी एज इन द फिगर। फाइंड द वैल्यू ऑफ वर्क डन। भाई वर्क डन तो जीरो हो जाएगा, बात ही खत्म, कंजर्वेटिव फोर्स है यहां, वर्क डन तो सीधा बोल दो, सीधा जीरो, सीधा जीरो, कुछ ना सोचो। आया समझ में बात? वर्क डन तो वैसे ही जीरो हो रहा है क्योंकि कंजर्वेटिव है। दूसरा और भी कह सकते हो कि वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, एफ डॉट आर। और एफ और आर हम अगर हमेशा परपेंडिकुलर रहे तो भाई वर्क डन कहाँ आ रहे, एफ आर कॉस थीटा कॉस 90 जीरो हो जाएगा। चलो बात ही खत्म, आगे बढ़ो। क्या कह रहा है, एक चार्ज है क्यू मूव करता है v वेलोसिटी से, ठीक है। द मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज एट दैट इंस्टेंट। तो ठीक है, तुम जानते हो कि इसके लिए फॉर्मूला दिया गया है एफ बराबर क्यू इंटू वी क्रॉस बी। तो अगर मान लीजिए कि दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री हो जाए तो क्यू बी भी साइन थीटा इसको लिखते हो ना, और अगर एंगल 90 डिग्री हो जाए तो साइन 91, तो क्यू बी भी। लेकिन यहां पर दे रखा है ना कि हमें परपेंडिकुलर भेज रहा है इसमें, तो भाई सीधा सीधा बात कर दो क्यू बी भी। अदरवाइज क्या आंसर होता, क्यू बी भी साइन थीटा। चलो ये क्या कह रहा है कि ड्यूट्रॉन है, अच्छी बात है, क्या नाम है, ड्यूट्रॉन है। क्या नाम है, ड्यूट्रॉन है, अच्छी बात है जी। अल्फा पार्टिकल है। अब ड्यूट्रॉन का मास क्या होता है बता दो कि ड्यूट्रॉन का मास क्या होता है। मास 2m है, चार्ज E है। और अल्फा पार्टिकल के बारे में क्या चर्चा किया था, मास 4m है, चार्ज 2e है। हैविंग इक्वल काइनेटिक एनर्जी, दोनों की काइनेटिक एनर्जी सेम है, परपेंडिकुलर जाता है मैग्नेटिक फील्ड में, इसका मतलब ये सर्कल में जाएगा। सर्कल में जाएगा तो रेडियस का फॉर्मूला तुम्हें पहले ही डिस्कस कर चुका हूं, अंडर रूट में ट्वाइस एम इनटू काइनेटिक एनर्जी बाय चार्ज गुना मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा अब देखो यहां मैग्नेटिक फील्ड तो दोनों का सेम है, तो क्या क्या चीज सेम है, दो सेम है, मास नहीं सेम है, काइनेटिक एनर्जी बोला कि सेम है। तो मैं सीधा सीधा बात कर लेता हूं आर, तब तो आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम, अंडर रूट में एम बाय चार्ज, बस इसको ऐसे लिख दिया, आर डी बाय आर अल्फा इज एम डी बाय एम अल्फा का अंडर रूट गुना क्यू अल्फा बाय क्यू डी। एम डी बाय एम अल्फा, आ जाओ, एम डी बाय एम अल्फा 2m बाय 4m, और क्यू अल्फा बाय क्यू अल्फा कितना होता है 2e, और वो कितना होता है ई ई इज गया, ये गया, ये गया, तो 1/√2 गुना √2। तो भाई इसका आंसर कितना हो जाएगा, 1 1 1 1 1 1 1। समझ में आया? बोलो समझ में आया कि नहीं आया, कैसे निकाला हमने? तो उम्मीद करता हूं चीजें बहुत अच्छे से तुम्हें पिक्चराइज हो रहा होगा। ऐसे चलो अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या करें कि दो आयंस है हैविंग सेम मास, ठीक है, दोनों का मास चलिए सेम कर दिया। हैविंग मास हैव चार्ज इन द रेशियो 1:2, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, चार्ज इन द रेशियो 1:2। और क्या बोला गया, दे आर प्रोजेक्टेड नॉर्मली इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड विद देयर स्पीड, नॉर्मली बोला तो बस सर्कल में जाएगा, विद देयर स्पीड रेशियो 2:3। ये भी बात चलो सही है। तो जैसे ही इसको आप समझो, जैसे ही ना इसको यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलर भेजते हो तो सर्कल में जाता है, जिस सर्कल का रेडियस होता है एम वी बाई क्यू बी। तो सोचना क्या है, R1 बाय R2 बराबर M1 बाय M2, Q2 बाय Q1, V1 बाय V2, B2 बाय V1। अब आप देखो यहां पर क्या दिया है, M1 M2 बराबर है, हटा दो जी, Q1 बाय Q2 है 1:2, तो Q2 बाय Q1 हो जाएगा 2:1, ठीक, बहुत अच्छी बात है। V1 बाय V2 गिवन है 2/3। और मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बताओ, सेम मैग्नेटिक फील्ड है, योर आंसर इज 4/3।
ये सेम ही था मैग्नेटिक फील्ड, तो खत्म करो। है कोई 4:3? यस, है ना। तो उम्मीद करता हूं चीजें समझ रहे होगे अच्छे से, है ना बच्चे। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलो बच्चों, अगले क्वेश्चन की तरफ। अब यहां पर देखो गैल्वेनोमीटर में थोड़ी चर्चा किया था मैंने। इसमें क्या कह रहा है कि एक गैल्वेनोमीटर है, हैज अ कॉइल ऑफ रेसिस्टेंस 200, मतलब ये जी का वैल्यू गिवन है, बहुत अच्छी बात है जी। विद अ फुल स्केल डिफ्लेक्शन 20 माइक्रो एम्पियर, मतलब आई जी का वैल्यू गिवन है, बहुत अच्छी बात है। तो ठीक है ना, कोई सोचना क्या है, तो हमें इतना तक तो ये रीडिंग करता है, तो मुझसे पूछ रहा है कि हमें रीडिंग कराना है 20 मिली एम्पियर को, तो कितना रेसिस्टेंस के साथ शंट करूं, तो शंट रेसिस्टेंस बराबर आई जी गुना जी बाय आई में से आई जी, कितने बार चर्चा अभी हुआ था देखे थे ना। आई जी का वैल्यू बच्चों, आई जी का वैल्यू वी हैव गिवन 20 माइक्रो एम्पियर, 20 गुना 10 का पावर -6 एम्पियर गुना गैल्वेनोमीटर का रेसिस्टेंस 200 डिवाइडेड बाय आई में से आई जी। आई कितना चाहिए? 20 मिली एम्पियर, तो भाई 20 तक हमें चाहिए था 20 मिली एम्पियर, अब -20 गुना 10 का पावर -6, बस इसको सॉल्व कर दीजिए और जल्दी से आंसर बताइए, तो आप देखेंगे इसका आंसर बी पार्ट आएगा। ठीक है ना बच्चों, आगे चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। अगले क्वेश्चन में क्या कहना चाह रहा है, फिर से गैल्वेनोमीटर वाला क्वेश्चन आ रहा है। करेक्ट, गैल्वेनोमीटर है जिसका रेसिस्टेंस 100 ओम है, व्हेन कनेक्टेड इन सीरीज विद 400 ओम, मतलब दिस इज द वोल्ट मीटर। अब वोल्ट मीटर की तुम कहानी जानते ही हो कि अभी फिलहाल ये वोल्ट मीटर में है। अब इसी को अगर गैल्वेनोमीटर को ऐसे करोगे तो वोल्ट मीटर बनता है, और इस प्रकार से करते थे जो पीछे मैंने करवाया था, तो वो बनता था एमीटर, याद है ना तुम्हें। तो वोल्ट मीटर की पूरी कहानी तुम्हें पहले से पता है कि वोल्ट मीटर में जो करंट होता है वो कितना होता है, आई जी का वैल्यू कितना होता है, V अपॉन आर प्लस जी होता है। तो V का वैल्यू मुझे क्वेश्चन में गिवन है अप टू 10 वोल्ट, ठीक है। और आर प्लस जी रेसिस्टेंस कितना दे रखा है, गैल्वेनोमीटर के पास 100 और इसके पास कितना, मतलब जी इतना है और वो इतना है, तो भाई आर प्लस जी 400 प्लस 100, इतना वैल्यू हमने निकाल दिया। चलो बहुत अच्छी बात है। अब इसको कन्वर्ट किया गया है एमीटर में, एमीटर में कन्वर्ट करता है, तो एमीटर का जनरल फॉर्मूला यही होता है, तुम तो जानते ही हो। तो अब यहां से हम आई जी का वैल्यू पहले से निकाल दिए हैं और हमें जी का वैल्यू हमें ऑलरेडी गिवन है। तो अब यहां से देखो, तुम एक चीज देखो, यहां पर आई में से आई जी, अब यहां देखो रीड अप टू 10 एम्पियर। अब तुम खुद सोचो कहां एम्पियर और कहां भाई, कहां कहां वो मिली एम्पियर। इसलिए मैं इस दोनों को जब घटाता हूं ना तो इग्नोर ही करके चलता हूं, आई के रिस्पेक्ट में आई जी को इग्नोर कर देता हूं, बहुत नेग्लिजिबल है इसीलिए, क्योंकि मिली और माइक्रो का चक्कर नहीं, यहां एम्पियर का चक्कर पड़ गया, इसलिए इसको मैं हटा दिया, लगभग हटा ही दिया इसको। तो 10 एस, एस का वैल्यू निकाल के मुझे बता दो कितना आंसर होगा, तुम देखना सी पार्ट इसका आंसर होगा। ठीक है, आइए अब हम चलेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के ऊपर में। आपको याद होगा कुछ फॉर्मूलाज होते थे जिसमें ये होता था एम्पियर्स मैक्सवेल लॉ होता था, बी डॉट डी एल में नॉट टाइम्स आई सी, पता है ना तुम्हें, ये मैक्सवेल लॉ होते थे, ये फैराडे के लॉ होते थे, ई डॉट डी एल डी फाइव बाई डी टी माइनस में। गॉस लॉ फॉर इलेक्ट्रिसिटी तुम जानते ही थे क्या होता था, चार्ज बाई एप्सिलॉन नॉट होता था ई डॉट डी एल, है ना, और ई डॉट डी एस। और गॉस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म क्या होता था, बी डॉट डी ए जीरो हो जाता था। तो ये चारों लॉ मिलके क्या बनते हैं, वही। तो अब यहां पर हमसे कह रहा है कि भाई मैच करो, तो ठीक है ना, मैच कर लो, दिक्कत क्या है। मैच जैसे करोगे तो तुम्हें क्या लग रहा है बच्चों कि बी डॉट डी एल बराबर म्यू नॉट टाइम्स आई सी, ये कौन सा लॉ है, एम्पियर्स मैक्सवेल लॉ। तो ए का कौन सा होगा, चार, ए का चार, ए का चार किसी में है, यस है ना, मतलब ये ऑप्शन नहीं होगा, ए का चार दिख रहा है मुझे। ऐसे ही तुम देखो, ऐसे तुम देखो कि बी में ई डॉट डी एल बराबर माइनस में डी फाइव बाई डी टी। अब देखो ये फेराडे लॉ है, तो फेराडे लॉ है क्या, तो बी का तीन हो जाएगा, तो बी का तीन हो जाएगा, तो इसका मतलब बी का तीन, तो फिर तो ये भी नहीं होगा। अब इन दोनों में से कोई देखना होगा, तो ई डॉट डी एल बराबर क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, ये तो इलेक्ट्रिसिटी वाला कहानी था ना पूरा, गॉस लॉ फॉर इलेक्ट्रिसिटी, तो क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, मतलब सी का हो जाएगा वन, सी का हो जाएगा वन, तो सी का वन हो जाएगा, तो चेक करो सी का वन इसमें भी है और सी का वन उसमें भी है, तो नहीं चेक हो रहा है, तो फाइनली यहां से पता लगेगा बी डॉट डी एल जो होता है वो गॉस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म होता था जीरो, तो गॉस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म मतलब डी का सेकंड पार्ट होगा, तो डी का सेकंड पार्ट इसमें होगा, इसलिए ये इसका आंसर हो जाएगा। आप समझ लो कैसे, ये आपको याद रखना पड़ेगा, नहीं तो कोई विकल्प नहीं है, ठीक है। ऐसे इसको चेक कर लो, सेम चीज सेम क्वेश्चन ये दे रखा है, इसका आंसर डी पार्ट होगा। चलिए
अब चलिए हम बात कर लेते हैं, पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की कहानी सुन लीजिए। अब तीन चीजें होता है, ठीक है। तुम जानते हो एक इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, एक मैग्नेटिक फील्ड होता है, और एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जो वेलोसिटी होता है ना, जो उसके डायरेक्शंस होते हैं, वो ई और बी दोनों पे परपेंडिकुलर होता है। ई और बी पर परपेंडिकुलर होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अच्छा, एक रिजल्ट तुम्हें पता होता है कि बी नॉट का वैल्यू होता है ई नॉट बाय वेलोसिटी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की वेलोसिटी ई नॉट बाय सी। तो हमें क्वेश्चन में क्या किया कह रहा है कि द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन फ्री स्पेस रिप्रेजेंटेड एज इतना। अब देखो, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड दे दिया और इलेक्ट्रिक फील्ड है आई कैप, ठीक है, द करस्पॉन्डिंग मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन क्या होगा? तो तुम जानते हो कि मैग्नेटिक फील्ड हमें पता करना है, तो मैग्नेटिक फील्ड जो होगा इसके तो परपेंडिकुलर जरूर होगा बच्चों। दूसरी बात बी का वैल्यू क्या लिखोगे? बी, बी यहां से निकाल देंगे, बी नॉट का वैल्यू ई नॉट बाय सी। तो ठीक है, बाकी चीज तो वही रहेंगे। अब दूसरा चीज, एक चीज और तुम्हें ध्यान देना होगा कि चूंकि मैग्नेटिक फील्ड जो है ना, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होगा ना, वो जेड एक्सिस के लॉन्ग है। ये यही रखा है जेड एक्सिस के लॉन्ग। तो तुम जानते हो कि अगर वो जेड एक्सिस के लॉन्ग होगा, तो क्योंकि यहां पर लिखा है हर जगह के जे के जे के जे के जे, ठीक है, तो अगर वो मैग्नेटिक फील्ड जेड एक्सिस के लॉन्ग होगा, तो अगर ये एक्स के लॉन्ग है तो उसको वाई के लॉन्ग होना पड़ेगा सेम चीज में। तो बी बराबर मैंने लिख दिया पहले बी नॉट, ये रहा बी नॉट, और ये है कॉस ओमेगा टी माइनस के जेड, तो ये रहा कॉस ओमेगा टी माइनस के जेड, बिल्कुल इसके परपेंडिकुलर, बिल्कुल सही बात है। तो उम्मीद करता हूं चीज समझ में आ गया कि ये वो आई था और ये जे में आ गया, दोनों परपेंडिकुलर। मैं तो पहले बोल चुका हूं ये तीनों परपेंडिकुलर है, ये तीनों परपेंडिकुलर है, याद रखिएगा, ठीक है ना। आगे देखिए, यहां पर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव द इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर दे रखा ई नॉट आई कैप, बहुत अच्छी बात है, और मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है बी नॉट के कैप। अब तुम जानते हो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? ई क्रॉस बी। तब देखो ई किधर है? आई के लॉन्ग। ई किधर है? आई के लॉन्ग। आई के लॉन्ग मतलब एक्स के लॉन्ग, और वो किधर है? जेड एक्सिस के लॉन्ग। अब देखो तुम ध्यान से, मतलब ई, 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 और बी किधर है? के लॉन्ग। तो ई क्रॉस बी, तो डायरेक्शन किधर होगा? नीचे, मतलब नीचे ऑफ जे कैप, नीचे वाला जे कैप है क्या? यस है ना, तो इसका आंसर डी पार्ट होगा। ये ध्यान रखिएगा, ई क्रॉस बी ही दिशा को बताता है, बी क्रॉस ई नहीं, ई क्रॉस बी। चलिए अगले क्वेश्चन आ रहा है, फिर से कह रहा है कि कैपेसिटर है प्योरली, तुम जानते हो पढ़ाया था अल्टरनेटिंग करंट में, ये प्योरली कैपेसिटिव सर्किट है। प्योरली कैपेसिटिव सर्किट में तुम जानते हो कि जो वोल्टेज होता है वो पीछे होता है, करंट आगे होता है। तो वोल्टेज का अगर मान लीजिए ग्राफ साइन पे है, तो करंट उससे 90 आगे होगा, मतलब कॉस पे होगा, ये बात तो फिक्स है। तो इसका मतलब मुझे पूछा क्या जा रहा है कि डिस्प्लेसमेंट करंट, मतलब वही करंट जो इसमें प्योरली कैपेसिटिव सर्किट में होगा। तो डिस्प्लेसमेंट करंट के लिए मुझे आई नॉट चाहिए, और आई नॉट कैसे निकालते हैं? वी नॉट बाय एक्ससी। एक्ससी क्या होता है? 1 बाय ओमेगा सी। चलो तो ये आ गया मेरा वही डिस्प्लेसमेंट करंट का जो आई नॉट का वैल्यू, आई नॉट निकाल दिया हमने। क्योंकि वो साइन में है, तो साइन से 90 आगे होता है, इसलिए कॉस में चला जाएगा। तो वी नॉट ओमेगा सी कॉस ओमेगा टी, वी नॉट ओमेगा सी कॉस ओमेगा टी, बहुत अच्छी बात है भाई। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए। अब यहां पर तो व्हेन लाइट प्रोपोगेट्स थ्रू अ मटेरियल मीडियम, ये तो आपको पता ही है कि वी क्या होता है, अंडर रूट में सी तो फॉर्मूला होता है, इतने सोचने की बात क्या है। आगे आइए आगे बढ़िए, यहां क्या कह रहा है कि एन एसी सोर्स, ये तुम्हारे नीट में पूछा हुआ है, एन एसी सोर्स इज कनेक्टेड टू ए कैपेसिटर। अच्छी बात है, इस कैपेसिटर में एसी सोर्स को कनेक्ट कर दीजिए, कर दीजिए कनेक्ट, क्या दिक्कत है? ड्यू टू डिक्रीज इन ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी। आप जानते हो कि अगर मैं इसमें कनेक्ट करूंगा तो आईडी का वैल्यू अभी भी निकाले थे ना, वी नॉट ओमेगा सी। ओमेगा क्या होता है? 2 पाई गुना फ्रीक्वेंसी। अगर मुझे बोला कि भाई बताओ अगर ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी को घटा दिया जाए, अगर फ्रीक्वेंसी को घटा दिया जाएगा ना, तो डिस्प्लेसमेंट करंट क्या हो जाएगा? घट जाएगा। तो इसका आंसर क्या बोलेंगे? डिस्प्लेसमेंट करंट डिक्रीजेस। बात खत्म करो, क्यों इतना दिमाग लगा रहे हो? आगे बढ़ो। फिर से पूछा है जेई नीट में 2024 में, शायद नीट के ही था, 2024 के थे। कह रहे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ही है जो चार्ज किया गया है बैटरी के थ्रू, और कनेक्टेड टू ए बैटरी थ्रू रेसिस्टर। इफ आई द करंट इन द सर्किट, ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं, करंट इन द देन द गैप बिटवीन द प्लेट्स, गैप में तो कोई करंट होते नहीं, देयर इज नो करंट। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? द प्रॉपर्टी विच इज नॉट ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव
ट्रेवलिंग इन फ्री स्पेस। अच्छा, कौन सा प्रॉपर्टी नहीं है? अब बड़ा अच्छा क्वेश्चन आ रहा है भाई, कौन सा प्रॉपर्टी इसमें से आपको नहीं दिखाई दे रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का? दे आर ट्रांसवर्स इन नेचर, ये तो बिल्कुल सही बात है, तो ये नहीं इसका आंसर। द एनर्जी डेंसिटी, अब यहां पर तुम्हें सारा चीज लिख दिया हूं, देखो ये सारा चीज लिखा हुआ है। एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला देखो, हाफ, देखो ये वाला फॉर्मूला है, तो ये तो है ही। द एनर्जी डेंसिटी इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू एनर्जी डेंसिटी इन मैग्नेटिक फील्ड। अब एनर्जी डेंसिटी जो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का और मैग्नेटिक फील्ड का सेम होता है, यहां लिख दिया हूं, आपको इसको याद रखिएगा जरूर। तो ये भी सही है, मतलब गलत नहीं है, ये भी सही है। अभी देखा था ना कि अगर वैक्यूम में जाता है तो इतना ही रहता था। अच्छा जी, और तो फिर दे ओरिजिनेटिंग फ्रॉम चार्ज मूविंग, ना 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 ना, ये तो एक्सलेटिंग वाला कहानी होता है, इसका मतलब डी पार्ट सही है, मतलब गलत है, गलत ही पूछ रहा था। चलिए, अब आप जानते हो हमसे ग्रेविटेशन में जा रहे हैं, ग्रेविटेशन के कुछ फॉर्मूला याद करिएगा कि F बराबर होता है मेरे प्यारे बच्चे Gmm/r²। ये फोर्स होता है और फोर्स होता है mg, ठीक है ना? तो वेट को भी हम कह सकते हैं वेट बराबर Gmm/r²। बात समझ में आया? बात हमसे बोला गया कि एक अच्छा एक फॉर्मूला तुम्हें याद रखना पड़ेगा, और फॉर्मूला का नाम है Gmm/r+h²। तो देखो ध्यान से समझो, कह रहा एक बॉडी है जिसका वेट है 72 न्यूटन। कहां पर है? 72 न्यूटन है सरफेस ऑफ द अर्थ पे। सरफेस ऑफ द अर्थ पे 72 है, अच्छी बात है, कराने दो, क्या दिक्कत है? मतलब यहां से r डिस्टेंस पर 72 है, मतलब Gmm/r² का वैल्यू आ गया 72 न्यूटन। चलो बहुत अच्छी बात है जी। तो कह रहा व्हाट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन इट एट अ हाइट इक्वल टू हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ अर्थ। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, यहां पर पुट कर दो Gmm/r+r/2 का स्क्वायर। ये बोला ना हाफ ऑफ द, क्या लिखा है, इक्वल टू हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ अर्थ, r+r/2, तो 2r+r मतलब 3r/2, तो 4 Gmm/2 1 3 3 9 बाय r²। इसका वैल्यू कितना निकाले थे हम लोग अभी? 72। तो 4/9 गुना 72, योर आंसर इज 32 32 32 32। तो उम्मीद करता हूं चीजें समझ रहे होगे कैसे बनाने होते हैं, तो ये चीजें आपको याद रखना चाहिए आपको। अगर आपसे बोला कि भाई इसके डेप्थ वाली कहानी, तुम तो जानते हो इफेक्ट ऑफ जी में डेप्थ की कहानी होती है G डैश बराबर G/1 - dy। दोनों तरफ अगर m से मल्टीप्लाई करो तो वेट का भी कहानी बन जाएगा W/1 - dy। क्वेश्चन पढ़ो क्या कह रहा है। एक बॉडी है जिसका वेट 200 न्यूटन है ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, मतलब रियल वाली कहानी वही है। हाउ मच विल इट वे हाफ वे डाउन, मतलब ये d का वैल्यू r/2, r/2 r कट जाएगा, 1 में से हाफ मतलब हाफ, तो W/2। W का वैल्यू दे रखा है 200, 200/2 मतलब 100 100 100 100 100 100। तो उम्मीद करता हूं चीजें समझ रहे होगे, आगे बढ़ो। फिर से क्वेश्चन वही 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 सेम क्वेश्चन। अ बॉडी वेज 48 न्यूटन, Gmm/r² इज 48 ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। यस, बिल्कुल सही बात है। Gmm/r² इज 48। चलो, ये बात हमें क्वेश्चन में पता लग रहा है ना। अब क्या बोला कि दे द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सपीरियंस बाय द बॉडी ड्यू टू द अर्थ एट अ हाइट इक्वल टू 1/3 ऑफ द रेडियस ऑफ अर्थ, मतलब h का वैल्यू r/3 कर दे तो क्या दिक्कत है यार, r+r/3 का स्क्वायर, तो 9/16, ये और ये है 48, तो 9/16 गुना 48, तो क्या तुम कहोगे 27 न्यूटन। यस मेरे प्यारे बच्चे, है ना, आसान सा बिल्कुल क्वेश्चन सा। आगे चलो, ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है तो डायरेक्टली कर लो तुम, आगे बढ़ो। ये तुम केपलर्स लॉ के बारे में पढ़े थे, केपलर्स लॉ में तुम्हें याद होगा ना, केपलर्स लॉ में कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम वाली कहानी होती थी। तो मैं स्पष्ट कहूंगा तुम्हें इसको ध्यान रखना चाहिए। सीधा केपलर्स लॉ है ये, L/2m, ठीक है ना। एरियल वेलोसिटी किसके डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है? L/2m। वैसे यहां लिख दिया हूं एरियल वेलोसिटी डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू L/2m, वेयर L इज द एंगुलर मोमेंटम, याद रहेगा एंगुलर मोमेंटम। ये भी आप वही उसी फॉर्मूला से यूज कर सकते हो। चलो अब हम एस्केप वेलोसिटी की तरफ चलते हैं, थोड़े ध्यान समझना एस्केप वेलोसिटी को। तुम्हें मैं कहूंगा कि एस्केप वेलोसिटी के कोई भी क्वेश्चन आता है मेरे बच्चे, तुम्हें दिमाग नहीं लगाना, तुम्हें बस एक काम करना, दो फार्मूला याद करना, एक ये फार्मूला और एक फार्मूला ये। अगर तुम इन दोनों फार्मूला को याद कर लोगे ना तो तुमसे एस्केप वेलोसिटी के सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे।
अब मैटर बनता है कि यार इसके वेलोसिटी क्वेश्चंस को हम डील कैसे करेंगे। अब इसके वेलोसिटी क्या है, तो भाई जरा सोचो, तुमने कभी सुना होगा, एक बार की बात है, महाभारतावार में कहा था कि भीम ने किसी हाथी को फेंका तो धरती पर वापस नहीं आया, तो क्या हुआ था जरा सोचो। एक्चुअल में क्या हुआ, नहीं तो कहानी है वैसे, अब रियलिटी क्या है जरा सोचो कि एक मिनिमम रिक्वायर्ड वेलोसिटी जिस पर फेंकने के बाद वो अगर बॉडी कभी दोबारा वापस नहीं आ जाए तो उसे कहते हैं एस्केप वेलोसिटी, मतलब वो अनंत पे चले जाए। तो 11.2 जनरली रहता है, लेकिन हमसे क्वेश्चंस जब भी पूछेंगे तो दो ही फॉर्म में आपको फॉर्मूला यूज करना है, और इसी को मैंने इस रूप में दिया हुआ है। तो ठीक है, यहां पर देखो क्या कह रहा है, द एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम द अर्थ सरफेस इज वी। ठीक बात, कोई बात नहीं जी। द एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम द अर्थ फ्रॉम द सरफेस ऑफ अनदर प्लेनेट हैविंग रेडियस 4 टाइम्स, अब रेडियस का बात बोला, 4 टाइम दैट द ऑफ द अर्थ एंड सेम मास डेंसिटी, मास डेंसिटी का चर्चा कर लिया। तो भाई यहां वाला फॉर्मूला से ज्यादा इफेक्टिव होगा, आप इसको यूज करो। यहां डेंसिटी सेम रखा और आर, तो डेंसिटी सेम रखा तो मतलब v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r, तो भाई सीधा सीधा बात कर लो, v1 बाय v2 इक्वल टू r1 बाय r2, r1 का वैल्यू r, r2 का वैल्यू 4r, r उड़ गया तो v2 इक्वल टू 4v1, 4v1। यस मेरे बच्चे, ऐसे मेरे प्यारे बच्चे सब देखते चले जाओ फटाफट। आपके सामने में फिर से क्वेश्चन आया, द रेशियो ऑफ एस्केप वेलोसिटी एट अर्थ, रेडियस एस्केप वेलोसिटी ऑफ अर्थ टू दैट ऑफ एस्केप वेलोसिटी ऑफ प्लेनेट, प्लेनेट की एस्केप वेलोसिटी whose radius and mean density are twice that of earth। यहां तो बहुत अच्छी बात कर दिया ना कि रेडियस, रेडियस इसका मतलब क्या है जरा सोचो कि रेडियस जो अर्थ का है अपॉन ये ध्यान लिखा है ना, कहाँ गया, whose radius and mean density are twice, मतलब आर ई बाय आर पी का वैल्यू 1/2 और रो ई बाय रो पी का वैल्यू भी 1/2, ये बाहर निकलेगा तो 1/√2, तो 1:2 आगे आइए। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन में, सेम क्वेश्चन नीट के 2016 में पूछा हुआ, ये तो अभी करवाया ही था। अगले क्वेश्चन बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, इसको थोड़े ध्यान से समझना। कह रहे एक पार्टिकल है यार, इसका मास m है, इसको प्रोजेक्ट किया गया है कुछ वेलोसिटी से, इसका वैल्यू इतना है। घबराना मत, बहुत इजी क्वेश्चन है, इससे मत घबराना देख करके। फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ वेयर v इज द एस्केप वेलोसिटी, इसका मतलब इस बॉडी को एस्केप वेलोसिटी के साथ नहीं फेंका गया, जरा समझिएगा ध्यान से। इसका वेलोसिटी जो है ना, इसका वेलोसिटी एस्केप वेलोसिटी से कम है, इसका मतलब अनंत पे तो नहीं जाएगा। तो हमसे पूछ कर रहा है द मैक्सिमम हाइट अबव द सरफेस रीच्ड बाय द पार्टिकल, मतलब कहां पर जाकर के रुक जाएगा, अनंत पे तो जाएगा नहीं। तब सीधा लगा देते कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी इनिशियल बराबर मैकेनिकल एनर्जी फाइनल, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल बराबर काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी को हाफ mv स्क्वायर लिख रहा हूं, बाद में इसको पुट कर देंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, माइनस gmm बाय r होता है ना, तो बस इसको लगा दिया। अभी सरफेस ऑफ द अर्थ पे आ रही है, और जब उसको मैंने कहीं फेंका होगा तो किसी हाइट पर, पार्टिकुलर हाइट मान लो h हाइट ऊपर चला गया होगा, यहां से h हाइट ऊपर जाकर के रुक गया, तो मैं क्या बोलूंगा, काइनेटिक एनर्जी तो 0 हो जाएगा, माइनस में gmm बाय r प्लस h, यहां पर हाफ mv स्क्वायर, इसको इधर ले गया तो ऐसे हो गया। अब यहां पर v का वैल्यू ये पुट कर दीजिए और फटाफट आंसर चेक कर लीजिए, आप देखेंगे इसका आंसर ये आएगा, ठीक है ना। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए मेरे प्यारे बच्चे। अब यहां पर देखिए फिर से कर्नाटका में पूछा गया था नीट वाले एग्जाम में 2013 में। कह रहा है एक पार्टिकल है जिसका मास m है, इज केप्ट एट रेस्ट एट अ हाइट 3r, कहां पर है भाई, 3r हाइट पे है, पहले से ही 3r सरफेस पे नहीं है, सरफेस से पहले से ही 3r मतलब सरफेस से 3r हाइट ऊपर है। अच्छा ठीक है, ठीक है। द मिनिमम स्पीड विद विच इट शुड बी प्रोजेक्टेड सो दैट इट डज नॉट रिटर्न बैक, ओ हो, बात ही खत्म कर दो भाई, ये दोबारा वापस नहीं आना है। तो हम क्या जानते हैं, 2gm बाय r, r का मतलब r मत बोलो, अब r प्लस h बोलो, क्योंकि वो वहां पर तो रखा ही था, वहां से फेंका ही गया था। तो r प्लस h का वैल्यू कितना, 3r, तो क्या लिख दोगे, 2 से 4 कट जाएगा, gm/2r का, ठीक है, बिल्कुल सही। तो उम्मीद करता हूं चीजें समझ रहे होगे, ठीक है। एक क्वेश्चन ऐसे ही तुम लोग खुद करो, यहाँ पर एनर्जी के ऊपर में क्वेश्चन दिया हुआ है। अच्छा अभी चूंकि समय कम है, क्योंकि आपसे मैंने प्रॉमिस किया था कि आपको 9 बजे तक वीडियो प्रोवाइड करने जा रहा हूं, इसलिए यहां तक तो मैं अभी आपको पहले भेजता हूं, क्योंकि आप तत्काल पढ़ सको, और जैसे ये खत्म होता है
तो तब तक मैं दूसरा भी रिकॉर्ड कर दूंगा, वो भी आपको सुबह तक मिल ही जाएगा, आप चिंता ना करो, वो भी कल सुबह तक मिल जाएगा। पहले आप इसको आज खत्म कर लो, फिर 30 क्वेश्चन और बचेगा, 270 से लेकर के और 300 तक 30 क्वेश्चन बचेंगे, तो वो भी 1 घंटे में फटाफट मैं रिकॉर्ड कर देता हूँ। तब तक आप लोग इसको तैयार कर लो, क्योंकि मैं ऑलरेडी लेट आया हूँ और हॉस्पिटल के चक्कर में थोड़ा सा लेट हो गया था, जिस वजह से मैं तुम्हें लेट प्रोवाइड कर रहा हूँ आज। इसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी। लेकिन आप कोशिश करना, क्योंकि कल और परसों मेरे बच्चे 2 दिन आपको फार्मूला प्रैक्टिस करने जा रहा हूँ, फार्मूला पे ही भयानक प्रैक्टिस होने वाली है। इसलिए मैं कल तक चाहता हूं कि ये 300 भी तुम तैयार कर लो। कल शाम को याद रखिएगा, फार्मूला रिवीजन का क्लास शुरू होगा और ग्राफ्स रिवीजन का क्लास शुरू होगा, फाइनल रिवीजन का क्लास शुरू होगा ग्राफ और फार्मूला का, क्योंकि अब हम आगे ले नहीं जाना चाहते हैं। अब फ्राइडे सैटरडे बचा हुआ है, संडे को तो पेपर ही है, तो फ्राइडे को हम चाहते हैं कल और परसों में तुम्हें फार्मूला रिवाइज करा दूं, और ताकि एक बार फाइनल टच दे दूंगा। तो जल्दी से इसको कर लो, क्योंकि अगले फिर से मैं वीडियो देने जा रहा हूँ 30 और क्वेश्चन का। तो आज के लिए इतना ही। जय